हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। जब भी आप यूपीएससी का मेंस एग्जाम देने के लिए बैठते हैं या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का भी मेंस एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो जनरली हम मेंस का सिलेबस निकालते हैं और उसमें जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को हम पढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे यदि एक टॉपिक की हम बात करें, भारत की नदियां, इंडियन रिवर्स, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हिमालयन रिवर्स और एक आती है पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स। जब हमने इनको दो पार्ट्स में सेपरेट किया तो फिर हिमालयन रिवर में हमने इंडस ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा और साथ में गंगा ड्रेनेज सिस्टम की बात कर ली। और जब आप पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स की बात करते हैं तो यहां पर फिर आप स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी और वेंगई की बात करते हैं। ताम्रपर्णी लास्ट में आता है। और यानी कि ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। और साथ में जब आप गोदावरी, कृष्णा की बात करते हैं तो इनकी सहायक नदियों की भी अर्थात इनकी ट्रिब्यूटरीज की भी आप बात कर लेते हैं। अब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, भरतपूजा, पेरियार, पाम्बिया, इनकी बात कर लेते हैं। और साथ में यदि मान लीजिए नर्मदा और ताप्ती की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि इनकी सहायक नदियों की बात कर लेंगे। याद रखिएगा यहां से बहुत आगे निकल चुका है यूपीएससी, यानी कि यहां से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि 2024 के प्री एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए थे। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए बैठें तो वहां पर एक छोटे से क्लू के आधार पर आपसे आंसर राइटिंग करने के लिए बोल दिया जाए। यानी कि सर जहां पर आप जिस न्यूज को, यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस आप देखते हैं, डेली आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं और अपने करंट अफेयर को, करंट अवेयरनेस को इंप्रूव करने का कार्य करते हैं, यहां पर एक छोटी सी न्यूज से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। बस ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूज बहुत छोटी है, परंतु ये आपको बताना और ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दैट इज वाई मैं यह वीडियो शुरू करता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा कि न्यूज है एक्चुअल में हैदराबाद से, जो कि आता है तेलंगाना राज्य में। ये किनारे स्थित है मूसी नदी के। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई कि ये जो रिवर दिख रही है, ये जो मेरे पीछे एक दलदल नुमा आकृति आप देख पा रहे हैं, ये कोई दलदल नहीं है, ये एक्चुअल में एक रिवर है। और ये रिवर पहले से ऐसी नहीं थी, समय के साथ ये प्रदूषित हुई और प्रदूषित होने के परिणाम स्वरूप आज यह रिवर आपको ऐसी दिखाई दे रही है। इसका नाम है मूसी नदी या फिर मूसी रिवर इसको कॉल किया जाता है, जिसके किनारे बसा हुआ है हमारा हैदराबाद सिटी। अब जरा ध्यान से सुने कि ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है। द हिंदू में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि मूसी नदी के किनारे जितने भी एरिया स्थित हैं, जैसे कि प्रताप सिकंदरगढ़ इसमें आता है और भी कई एरिया इसमें आ जाते हैं, इन सभी एरिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनमें एक विशेष प्रकार का लक्षण देखा गया। और ये विशेष प्रकार का लक्षण जो कि अभी तक, यानी ऐसा नहीं है कि भाई कोविड जैसी कोई महामारी हो, परंतु क्या सभी लोगों में एक जैसी बीमारी, वो भी एक ही समय पर होना, किसी खतरे का संकेत नहीं होती। कुछ ऐसा ही देखा गया हैदराबाद वाले क्षेत्र में। अब मैं इस कंटेक्स्ट को भी समझाऊंगा और इसके आगे पीछे जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं उन सभी को मैं विदिन 5 से 7 मिनट में कवर अप करने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो न्यूज है एक्चुअल में बताया जाता है कि भाई ये जो मूसी नदी है, ये जिस एरिया से प्रवाहित होती है, सबसे पहले मूसी नदी के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा भाई, ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये दक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है। यहां से निकलती है हमारी कृष्णा नदी, यानी कि यहां पर आता है पश्चिमी घाट पर्वत वाला एरिया। ऊपर से आपको दिखाई देगा कि ये कृष्णा नदी का ओरिजिन हो रहा है, इसके ऊपर से गोदावरी नदी है। इज दैट क्लियर? अब यहां से कई सहायक नदियां आकर इस कृष्णा नदी में मिलती हैं, यानी कि एक राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं और एक लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो मूसी नदी है ये एक्चुअल में इस कृष्णा नदी की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। यह बात मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पूरे अच्छे से कवर अप कराई थी। अब यहां पर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, दैट इज वाई मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं और ज्यादा डिटेल में, परंतु ये मैप सफिशिएंट रहेगा एक प्रकार से इसकी लोकेशन को समझने के लिए कि भाई ये जो है हमारी यहां पर, दैट इज ये है हमारी कृष्णा नदी,
ये कृष्णा नदी प्रवाहित होते हुए, अब ये लोअर कृष्णा क्या है, अपर कृष्णा क्या है, यदि आप ये बात जानना चाहते हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी पर यानी कि स्टडी IQ IAS हिंदी के ही यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अभिषेक बौरे ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक्चुअल में स्टडी IQ की टीम ने यह सजेशन के थ्रू यह पूरी प्लेलिस्ट तैयार कराई थी कि जैसी पेड में आप पढ़ाते हैं वैसा आप पढ़ाएं। मैंने लगभग वैसा पढ़ाने का प्रयास किया है ना। अब जरा यहाँ पर हम बात करें तो ये है हमारी कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी पर दो प्रकार की सहायक नदियां हैं, एक है राइट बैंक की और एक है लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां। इनमें से जो लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां हैं इनमें आती है ये मूसी नदी, इज दैट क्लियर। और इसी के तट पर स्थित है हैदराबाद शहर, जो कि आता है तेलंगाना वाले क्षेत्र में। यहीं पर मैंने ये बात लिखी है कि भाई ये तेलंगाना राज्य में प्रवाहित होती है, पहली बात, और इसको लोकल नेम दिया जाता है मुचुकुंदा, ठीक है। यहां पर दो क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हैदराबाद और एक है सिकंदराबाद, जिसको जुड़वा सिटी या फिर ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के मध्य से प्रवाहित होती है। दो झीलें भी यहां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक है हिमायत सागर और एक है उस्मान सागर झील। ये दोनों ही आपको लोकेटेड मिलती हैं इसी नदी के तट पर, अर्थात इन दोनों लेक से यह प्रवाहित होती हुई आपको मिलती है। पश्चात इसके जिस एरिया में ये अपना जल कृष्णा नदी में विसर्जित करती है उस एरिया का बस आप नाम याद रखिएगा। देखिए कि नलगौड़ा के समीप ये आता है, एक जिला है, यहां का एक प्लेस है जिसको मिरियाल गुड़ा कहा जाता है, और यहां पर एक प्लेस है जिसको वड़ापल्ली कहा जाता है। तो वड़ापल्ली के समीप जिला कौन सा है, नलगोंडा के समीप यह कृष्णा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। दैट्स इट, कि इतना मूसी के बारे में यदि आपको जानकारी है तो पर्याप्त रहेगा। कारण यह है कि भाई कि एक बार न्यूज आई है तो न्यूज आने पर हो सकता है कि उस न्यूज से क्वेश्चन ना आने पाए, परंतु उस मूसी नदी से क्वेश्चन आ जाए। दैट इज वाई आपको ये सभी बातें याद रखना है। अब देखिएगा कि एक्चुअल में ये है पूरा कृष्णा नदी बेसिन वाला क्षेत्र, और ये वाला जो एरिया आता है यह है बेसिन नदी का क्षेत्र। यहां पर कई छोटे मोटे गांव जो भी हैदराबाद के आसपास बसे हुए हैं, जो भी सिकंदराबाद के आसपास बसे हुए हैं, वो इस मूसी नदी के जल का प्रयोग करके यहां पर वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, और वेजिटेबल के साथ साथ कुछ क्रॉप्स भी ऐसी हैं, कुछ फसलें भी ऐसी हैं जिनका उत्पादन इस एरिया में किया जाता है। अब पहले यानी कि यदि आप 2000 के पहले चले जाएं, जब 2001 नहीं आया था उससे पहले यदि आप चले जाते हैं तो उस समय तक कोई भी समस्या नहीं थी। कारण क्या है कि यहां पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं ये इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं था, जो शहरीकरण है यह उतना ज्यादा अधिक विकसित नहीं हुआ था। यानी कि जो शहर थे उन्होंने प्रदूषण, जो मानव थे उन्होंने प्रदूषण इतना ज्यादा नहीं किया था। अब याद रखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं इसमें कई केमिकल के द्वारा दवाइयां बनाई जाती हैं, पर कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली जब रिवर्स में प्रवाहित किया जाता है तो रिवर्स में एक मात्रा होती है जिसको कहा जाता है API, ये आगे आएगा, है ना, इसको कहा जाता है API। और यदि इस API का परसेंटेज बढ़ जाता है, अब एक निश्चित मात्रा में हर पानी में API होता है, यदि इस निश्चित मात्रा से ज्यादा API मिला तो फिर यहां से नदी के मरुस्थलीकरण की प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट हो जाती है। और ये किस रिवर में पाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि ये उन रिवर्स में पाया जाता है जिनके कोस्टल एरिया में, जिनके तटीय क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा होता है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और ये बात मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने किया है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु समय के साथ आप पाएंगे कि इसने मानव पर नेगेटिव इंपैक्ट्स भी डाले हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जितने भी इसका कोस्टल एरिया है, जिस एरिया से यह मूसी नदी प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर वेजिटेबल्स और जिन क्रॉप्स की एक्चुअल में खेती की जाती है, इस API के बढ़ते परसेंटेज के कारण कुछ API की मात्रा इन सब्जियों में ट्रांसफर हुई और ये सब्जियों के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर हुई। तो जब ये मानवों ने इसका सेवन किया तो फिर इसके नेगेटिव इंपैक्ट इनके शरीर में देखने के लिए मिले, और यहां से फिर समझ में आया कि भाई ऐसा एक्चुअल में इस पूरे मूसी नदी वाले एरिया में हो क्यों रहा है और हैदराबाद तक ये बीमारी एक्चुअल में क्यों फैल रही है। और ऐसा सभी बीमारी नहीं है, शुरुआती स्टेज है, तो ये बात ऑब्वियस है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि अभी कंट्रोल में है, तो घबराने की बात तो नहीं है, परंतु हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा
हो क्यों रहा है और किस एरिया में हो रहा है, तो ये है उस एरिया के नाम, यानी कि प्रताप सिंगाराम है ना, पीरजादी घोड़ा को जब आप देखेंगे तो यहां पर हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसकी एक कार्य समिति है जिसके एक सदस्य हैं डॉक्टर संजीव सिंह। उनका कहना है कि मूसी नदी के आसपास के एरिया में खेती बंद कर देनी चाहिए। भाई जब इतनी समस्या हो रही है तो गवर्नमेंट एक बिल पास करे और बोल दे, बिल पास ना भी करे तो ऑर्डर पास कर दे कि यहां पर आप कृषि नहीं करेंगे। समस्या क्या है? समस्या यह है कि इसके तटीय एरिया में जो जो इलाके आते हैं उनमें से आधे से अधिक क्षेत्र ग्रामीण है और जिनका मुख्य स्रोत कृषि है, और कृषि भी वो वाली यानी कि एक क्रॉप्स वाली और एक वेजिटेबल्स वाली जो कृषि होती है, यानी कि वेजिटेबल्स की, जिन वेजिटेबल्स की कृषि की जाती है उसको हैदराबाद में स्थित उप्पल बाजार में ले जाया जाता है और वहां से फिर उनको बेचा जाता है और इस प्रकार से इनको आमदनी प्राप्त होती है। यदि इसके तटीय क्षेत्र में कृषि बंद की गई तो ये जो उप्पल बाजार है और उप्पल बाजार के द्वारा जितने भी लोगों का पालन पोषण हो रहा है वो बाधित नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट के बाद कहा जाने लगा, यानी कि विभिन्न प्रकार से आरोप लगाए जाने लगे कि भाई इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसको बंद कर देना चाहिए, परंतु ये साइंटिफिकली और मोरली भी ये पॉसिबल नहीं है, अभी वर्तमान में तो पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि भाई मूसी नदी को लेकर ये सभी बातें हो रही हैं। 2022 में भी आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था, ये 17 मई 2022 की ये बात है, जिसमें बताया गया था कि वर्ल्ड की कुछ रिवर्स के ऊपर अध्ययन किया गया, यानी कि लगभग 258 रिवर्स के ऊपर यह अध्ययन किया गया था। यहां पर आप देख पाएंगे कि 137 भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली 258 नदियों पर यह रिसर्च किया गया था और इसमें पाया गया था कि यह विश्व की सबसे विषैली नदियों की सूची में शुमार है, जो कि लगभग 22वें नंबर पर आती है। और इसी सूची में आपको शायद जानकर आश्चर्य हो, और शायद यदि ना भी हो तो आप याद रखेंगे दामोदर भी इसी में इंक्लूडेड आती है। इज दैट क्लियर? तो 22वीं सबसे प्रभावित नदी है, 22वीं सबसे प्रदूषित या फिर मैं बोलूं कि जहरीली नदी की संज्ञा दी गई थी 2022 में। और जब ही से यह तर्क उठा था कि सर इसको साफ करने के लिए, इसका पानी साफ करने के लिए या फिर इसको शुद्ध करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं, और यदि प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार दावे करती है तो भाई इसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा, बार बार इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमको वहां के स्थानीय लोगों पर क्यों दिखाई देता है। याद रखें, इसका जो मुख्य कारण था यह बताया गया था कि इसमें लगभग 12,000 नैनोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एपीआई है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यानी कि यहां पर आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। कहां गया इसका हिंदी अनुवाद? यहीं कहीं पर लिखा होगा। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसको मेरे टेलीग्राम हैंडल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। भाई यहां पर मैं लिख इसलिए देता हूं क्योंकि कई लोगों को लिखा हुआ जल्दी याद होता है, तो करंट अफेयर के वीडियो उतने ज़्यादा लंबे ना हो जाएं, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर पीपीटी का यूज़ कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं पीपीटी का यूज़ ज़्यादा करता नहीं हूँ, करंट अफेयर में बस करता हूँ। तो आप इस चैनल पर जाकर इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ वो चिंता ना करें, रफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जब इसका डेटा निकाला गया तो आप देखें कि भाई कितने इसमें एपीआई मौजूद हैं और कितनी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। वैसे हर पानी में, हर रिवर के पानी में कोई ना कोई एपीआई होता है और ये एपीआई आवश्यक भी होता है, परंतु आवश्यकता से अधिक हर चीज नुकसानदेह होती है। मूसी नदी के साथ भी यही हुआ है कि इसमें 1200 से ज्यादा प्रकार के एपीआई मौजूद हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लगभग 12,000 नैनोग्राम प्रति लीटर की सीमा के हिसाब से इसमें एपीआई मौजूद है ना, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा कही जाती है। और यदि इनमें से 1% भी सब्जियों में ट्रांसफर हो गया, क्रॉप्स में ट्रांसफर हो गया, तो याद रखें कि ये बहुत ज्यादा आपदा की कंडीशन हो सकती है। सीधा सा एग्जाम्पल लिया जाए कि पहले हम ये करते थे कि भाई जो सब्जियां उगी हुई हैं इनको आप फ्रिज में रखकर या फिर इनको आप यदि खुले में भी रख देते थे तो ये सड़ती नहीं थी। अब कहा जाता है कि भाई ताजी सब्जियां लाओ और ताजी सब्जियां खाओ। कहां से आए ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि आप पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये जो रिवर्स में पानी प्रवाहित हो रहा है या फिर जो औद्योगिक कचरा प्रवाहित किया जा रहा है, इस औद्योगिक कचरे के कारण जल में एपीआई की मात्रा बढ़ रही है और उसी जल का प्रयोग कर हम सिंचाई कर ले रहे हैं
और जब हम उसी जल का प्रयोग करके सिंचाई कर रहे हैं तो वही एपीआई इनमें ट्रांसफर हो रहा है, जो कि इन सब्जियों को विषाक्त बना दे रहा है। तो इनको जब तक आपने तोड़ा और तोड़कर जब आप इनको मार्केट में ले गए तो विद इन 24 आवर या फिर विद इन 24 तो बहुत ज्यादा हो गया, 20 to 14 आवर ये सेल हो जानी चाहिए। यदि नहीं हुई है तो आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि भाई इसको अगले दिन फेंकना पड़ेगा, इतने जल्दी सड़ने की प्रोसेस हो जाती है। यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन कितने जल्दी प्रारंभ हुआ, विषाणुओं ने उसको कितने जल्दी प्रभावित करना प्रारंभ किया, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि भाई हर व्यक्ति बिल्कुल सब्जी काटी और तुरंत घर में लेकर आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यही हो रहा है इस वाले एरिया में, और ये सभी डेटा के बढ़ने के कारण आप पाएंगे कि इस मूसी नदी में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर बताई गई है कि भाई एपीआई की मात्रा किस प्रकार से प्रभावित करती है। एक लाइन उसी पर आधारित है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसमें कार्सिनोजेंस प्रेजेंट है? नहीं, अभी तक इसमें कार्सिनोजेंस यानी कि जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, जो कि बेसिकली हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, तो अभी तक इसमें कार्सिनोजेंस की मौजूदगी दिखाई नहीं दी है। परंतु हाँ, ऐसा बिल्कुल दावा नहीं किया जा सकता कि आने वाले भविष्य में इसमें मौजूदगी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई, क्योंकि इंडस्ट्री से निकला हुआ जो अवशेष है, जो कचरा है, वो तो प्रवाहित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरलिंक हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि आपको ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और साथ में वे स्टूडेंट जिनका भी टारगेट 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर एक सिविल सर्वेंट बनने का है, उनके लिए स्टडी IQIS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर अब ये इस साल का लास्ट बैच है। लास्ट बैच मतलब कि यूपीएससी की तैयारी कराना बंद नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि 2025 जिनका टारगेट है और 2025 को डेडिकेट कर यदि वे किसी बैच को सर्च कर रहे हैं स्टडी IQIS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, तो अब ये लास्ट बैच है। इसके बाद 2026 और 27 के स्टूडेंट के लिए आएंगे बैचेस। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा 30 सितंबर से इसमें कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, और यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो 20,999 रुपए में आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, जो कि आपके प्री क्वालिफाई करते ही रिफंड कर दिए जाएंगे। और साथ में यदि आप यहां वीकली टेस्ट को अटेंड करते हैं और यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे लाइक एक हफ्ते तक क्लास लगी, एक हफ्ते तक जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपसे वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। अब इजी ही रहेगा, है ना, यानी कि यदि आप पढ़ते हैं तो इजी रहेगा, ना पढ़ने वालों के लिए क्या इजी है भाई। तो जब आप उसको अटेंड करेंगे और अटेंड कर यदि आप फर्स्ट रैंक ले आते हैं तो आप 11,000 रुपए प्रति माह तक जीत सकते हैं। कई लोगों को मिल भी चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है आपको भी मिल जाए। तो यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक कर आप वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जब आप 4 ऑफर्स पर क्लिक करेंगे तो वहां पर AKB लाइव कोड आप मेंशन करें और आपको 20,999 रुपए में ये बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे एक ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।